तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसईआर। एसईआर क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस यानी वसा का निर्माण कराता है। और सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड क्या होते हैं? लिपिड ही होते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन का यानी ईस्ट्रोजन, मेल फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस कौन कराता है? एसईआर। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में कि जो हमारे पास सेल बॉडी यानी न्यूरॉन की सेल बॉडी में जो स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, निसेल ग्रैन्यूल, वो मेनली क्या होते हैं? RER। ठीक, एक चीज़ और कि जो ER के अंदर वाली स्पेस है, ये वाली स्पेस, दोनों RER और SER दोनों के अंदर वाली जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे? ल्यूमिनल। और जो बाहर जितना भी रिमेनिंग पोर्शन बचा उसे क्या कह देंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक, और ये ल्यूमिनल स्पेस। ठीक, तो इसमें हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को पहली बार डिस्कवर किया था जॉर्ज पेलेट में 1953 में। राइबोसोम में होता क्या है? आरएनए और प्रोटीन दोनों होता है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन तो इसलिए मिलके क्या बोलेंगे उसे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनवाना, इसलिए उसे क्या बोल देंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को जब हम किसी फ्लूइड में डालते हैं तो बेस्ड ऑन इट्स साइज एंड डेंसिटी हम उसे दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। पहला 70S जिसकी साइज़ और डेंसिटी थोड़ी कम है, और 80S जिसकी साइज़ एंड डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, बड़ी है। तो 70S किस में होता है? प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, प्लस जो हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनमें भी 70S ही होता है। 80S कहाँ होगा? यूकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में। तो 70S की दो सब यूनिट और है, 50S और 30S। मैथ्स में मत जाना, मैथ्स में देखोगे तो 50 और 30 80 होता है, लेकिन यहाँ हम मैथ्स नहीं देख रहे। तो 70S की स्मॉल सब यूनिट कौन सी है? 30S। और लार्ज सब यूनिट कौन सी है? 50S। डायग्राम की बात करें तो ये हो गई इसकी लार्ज सब यूनिट, ये हो गई स्मॉल सब यूनिट। ठीक, दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम कौन सा मिनरल करता है? Mg2 पॉजिटिव। ठीक, दोनों राइबोसोम की सब यूनिट को जोड़ने का काम कौन करता है? Mg2 पॉजिटिव। ठीक, 80S की भी दो सब यूनिट है, 60 और 40। यहाँ भी मैथ्स मत लगाना, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, तो इनको भी जोड़ने का काम कौन करेगा? Mg2+। एस अभी बता रही है, एस क्या होता है? जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मीटर, किलोमीटर, इसमें सब में, तो ये क्या यूनिट है? वैसे ही राइबोसोम की डेंसिटी और साइज मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बना दी है जिसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग कांस्टेंट। स्वेडबर्ग किस लिए? स्वेडबर्ग साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे है, सबसे पहले उसी ने ये साइज और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो एस क्या है? एनसीईआरटी लिखती है एस इज द इंडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ठीक, अब हम बात करते हैं एमआरएनए मतलब पॉलीराइबोसोम क्या होता है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन क्या होता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनवाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, ये हमारे पास एमआरएनए है और इस पर कई सारे राइबोसोम लग के प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बना यानी एमआरएनए और उस पर बहुत सारे राइबोसोम, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? पॉलीराइबोसोम। हिंदी में बोलेंगे बहुराइबोसोम या बहुसूत्र। ठीक, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक, तो सबसे पहले न्यूक्लियस किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार केंद्रक देखा। ठीक, तो स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। ठीक, जो खाली स्पेस है न्यूक्लियस के अंदर उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लास्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। ठीक, और न्यूक्लियस को एज 3D में एक बॉल टाइप देखें तो उस बॉल में कई सारे होल्स होते हैं जिससे आरएनए और प्रोटीन की मूवमेंट होती है, दोनों अंदर से बाहर। उन पोर्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ठीक, न्यूक्लियस हमने पहले भी पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से ऑर्गेनल्स से हमारे पास? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन होगी एक और इनर मेम्ब्रेन होगी, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, और एक डेंस बॉडी होती है जो आरएनए सिंथेसिस करवाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। हिंदी में बोले तो केंद्रिक। ठीक, केंद्रिक का काम क्या है? यही लिख देते हैं, आरएनए सिंथेसिस। ठीक, और ये जो डीएनए है इसे क्या बोलते हैं? डीएनए के थ्रेड को जो उलझा सा पड़ा हुआ है
इसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को देखा था सबसे पहली बार, क्रोमेटिन मतलब नाम दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक, हमने पहले भी पढ़ा। तो मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के पास और क्या नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, क्योंकि भाई उसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करानी है, ना कि खुद ही खा जानी है। ठीक, क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन्स होती है, नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन होती है। डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। अब कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज है, अगर उसकी पैकेजिंग करानी है तो हमें कोई पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन चाहिए। तो हिस्टोन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन्स है जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है, यानी डीएनए उन पे रैप होगा। और पैकेजिंग और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, शॉर्ट में बोले तो एनएचसी, जो कि डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प कराती है। ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल का डीएनए 2 मीटर लंबा होता है। सोचो, छोटा सा तो सेल है, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे पैक किया होगा। तो ये सब पॉसिबल होता है स्टोन्स और नॉन स्टोन्स प्रोटीन्स की हेल्प से। 2 मीटर लंबे धागे में क्या 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 पे है, 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर के क्रोमोसोम होंगे। ठीक, क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम एक्स शेप का दिखता है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम इस पर लगा हुआ होगा। तो क्रोमोसोम जहाँ पे बाइंड होंगे दोनों, मतलब उस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर से 2 प्रोटीनेशियस डिश लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे काइनेटोकोर। ठीक, अब ये सेंट्रोमेयर अगर सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल देंगे, मेटासेंट्रिक। ठीक, अगर यही सेंट्रोमेयर थोड़ा सा सेंटर से अलग लगा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। इससे एक शॉर्ट आर्म बन जाती है, एक लॉन्ग आर्म बन जाती है। तो शॉर्ट आर्म को नाम दे देते हैं हम पी, और लॉन्ग आर्म को नाम दे देते हैं क्यू। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब जो मतलब सेंट्रोमेयर एंड के पास है उसे क्या बोल देंगे, एक्रोसेंटर। और जो बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है उसे क्या बोल देंगे, टीलोसेंट्रिक। एनसीईआरटी राइट अप में लिखती है कि जो टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है वो एकदम एंड में प्रेजेंट है, लेकिन डायग्राम में क्या कहती है, डायग्राम में थोड़ा सा दिखा देती है। मतलब मेल और फीमेल की बात करें तो एक ऑटोजोम्स होते हैं और एक एलोजोम्स होते हैं। एलोजोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि मेनली एलोजोम्स ही मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो मेल्स में 44 ऑटोजोम्स के पास 2 एलोजोम्स होंगे जो कि अलग अलग होंगे, एक एक्स शेप का होगा, दूसरा वाई। और फीमेल में क्या होगा, फीमेल में 44 ऑटोजोम्स होंगे और 2XX यानी सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे। तो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल में। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम हमने पहले बताया कि लाइसोसोम कैसे बनता है। तो लाइसोसोम गोल्जाई बॉडी में पैकेजिंग के प्रोसेस से बनता है। ठीक, लाइसोसोम्स के पास कई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि पानी में काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हम हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। एग्जांपल लाइपेसिस वो जो लिपिड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, लिपिड यानी फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। दूसरा प्रोटीएसिस जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। कार्बोहाइड्रेसिस जो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर वगैरह के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। ठीक, और ये सारे एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। एसिडिक पीएच यानी पीएच लेस देन 7। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताती हूँ। मान लो कोई सेल में सेल ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है, मान लो गोल्जाई बॉडी है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, गोल्जाई बॉडी को पास बुलाएगा और कहेगा भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा, नहीं काम करना तुझे। तो वो ये क्या है, ये अपने सारे एंजाइम रिलीज़ करवा देगा उसके ऊपर और उसे मार देगा, उसे ख़त्म कर देगा। तो इसलिए वो क्या है, सुसाइड बैग ऑफ सेल बन जाता है। मान लो कि अब पूरा सेल ही काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो क्या करेगा लाइसोसोम खुद ही फट जाएगा। ठीक, फटने से उसके जो एंजाइम्स हैं जितने भी, वो सारे सेल में रिलीज़ हो जाएंगे और वो क्या है, सारे सेल ऑर्गेनल्स को मार देगा। ठीक, जब सारे सेल ऑर्गेनल्स वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो लाइसोसोम क्या कर लेता है, अपने आप को बस्ट कर लेता है। तो इसलिए उसे कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसके सारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे सेल में रिलीज़ हो जाते हैं और सारे सेल ऑर्गेनल्स की डेथ हो जाती है। ठीक, समझ आ गया। अब बात करें कि जैसे हमने बताया कि लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा एंजाइम लाइसोसोम के पास है। सबसे ज़्यादा एंजाइम किसके पास होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। मैक्सिमम एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, 2 टॉपिक और बचे हमारे पास। तो अब बात करते हैं सीलिया और फ्लैजेला की। तो सीलिया क्या है, हेयर लाइक थ्रेड लाइक सब्सटेंस होते हैं सेल के पास। ठीक, बना देते हैं सीलिया। ठीक, और फ्लैजेला क्या होते हैं, हुक फिलामेंट। फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो सीलिया क्या है, हेयर लाइक है, स्मॉल है, जबकि फ्लैजेला क्या है, लॉन्ग है। ठीक, फ्लैजेला
डिटेल में हम फ्लैजेला के बारे में जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। अभी यहाँ ब्रीफ में बता देती हूँ। ये क्या है, बेसल बॉडी, ये क्या है, हुक, और ये क्या है, फिलामेंट। तो हमने पढ़ा सीलिया स्मॉल होती है, फ्लैजेला लॉन्ग होती है। ठीक, सीलिया किसका काम करती है? सीलिया एक तो सेल की मूवमेंट में हेल्प कराती है। ठीक, दूसरा जो सेल के आसपास जो फ्लूइड है, ठीक, उसकी भी मूवमेंट करा सकती हैं। बल्कि जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला केवल सेल मूवमेंट करा सकता है, फ्लूइड की मूवमेंट नहीं करा सकता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि सीलिया सेल और फ्लूइड की दोनों की मूवमेंट करा सकता है और फ्लैजेला सिर्फ सेल की मूवमेंट करा सकता है। तो हमने सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा, वैसे ही सीलिया और फ्लैजेला का है। तो सीलिया और फ्लैजेला को अगर ट्रांसफर सेक्शन में हम काटते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर हमें दिखेगा वो कुछ एक्सोनीम, उसके कोर को क्या बोल देंगे? एक्सोनीम, जिसका अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2। 9+2 कैसे होता है अभी बता रही हूँ। ये क्या है? एक्सोनीम। हर सेल ऑर्गेनल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वहाँ सेंट्रोसोम में हमने पढ़ा ट्रिपलेट होते हैं, यहाँ क्या होते हैं? पेरिफेरल डबलेट। ठीक, ये हो गए पेरिफेरल डबलेट। और इन दो डबलेट को जो कनेक्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक, तो हर डबलेट से एक स्पोक टाइप निकल रहा होगा जो कि सेंट्रल शीथ पे जाके कनेक्ट हो रहा होगा, जिसे हम कहेंगे रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक हमारे पास कितने हो गए? 9। ठीक, इंटर डबलेट ब्रिज कितने हो गए? 9। पेरिफेरल डबलेट कितने हो गए? 9। ठीक, और अगर कोई पूछे माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो जाएंगे? 9 × 2 18 प्लस 2 सेंटर वाले, तो 20 माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। ठीक, सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 2। और पेरिफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 18 माइक्रोट्यूब्यूल है। और डबलेट कितने हैं? 9। ठीक, ये हो गई सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ पे कौन आके अटैच हो रहा है? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक, ये स्पोक किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ठीक, और ये क्या है? ये इसे भी कहेंगे ब्रिज, इंटर सिंगलेट ब्रिज। तो ये क्या है? सिंगल है, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, इसलिए इस ब्रिज का नाम क्या हो जाएगा? इंटर सिंगलेट ब्रिज। और अरेंजमेंट कैसी है? 9+2। वहाँ क्या थी? 9+0। सेंट्रोसोम में क्या अरेंजमेंट थी? 9+0। सीलिया और फ्लैजेला में क्या अरेंजमेंट है? 9+2। ठीक, एक मेजर डिफरेंस बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किससे बनी होती है? फ्लैजेलिन नाम की प्रोटीन से, फ्लैजेलिन प्रोटीन। और यूकैरियोटिक फ्लैजेला किससे बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन से क्या बना था हमारे पास? सेंट्रोसोम बना था। और सेंट्रोसोम किस में होता है? एनिमल सेल्स में। ठीक, एनिमल्स क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं, तो इसलिए सेंट्रोसोम किससे बनाया था हमने? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। बल्कि जो प्रोकैरियोट में फ्लैजेला होता है वो किससे बना होता है? फ्लैजेलिन नाम की प्रोटीन से। और यूकैरियोटिक फ्लैजेला किससे बना होता है? ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हम लवक कहते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, यानी 3 टाइप के लवक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, यानी हरित लवक, वर्णित लवक और अवर्णित लवक। वर्ण का मतलब हिंदी में होता है कलर, यानी रंग। ठीक, तो जो लवक हम जो लवक किसी प्लांट पार्ट को कलर दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? वर्णित लवक। बात कर लेते हैं पहले क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, दूसरा कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये दोनों क्या है? पिगमेंट्स हैं। ठीक, और क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करवाना, यानी ग्लूकोज बनवाने, यानी फूड बनवाने का काम क्या है? किसका है? क्लोरोफिल का। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है? ग्लूकोज बन रही है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? सिर्फ कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स कौन कौन से? हमारे पास कैरोटीन है। कैरोटीन किस में होता है? गाजर में। ठीक, और फिर हमारे पास ज़ैंथोफिल है। ज़ैंथोफिल में क्या क्या आता है? ल्यूटीन। ल्यूटीन यानी मेज़ में क्या होगा? भुट्टे में क्या होगा? ल्यूटीन। ल्यूटीन किस कलर का होता है? येलो कलर का। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, इन सब कलर के। तो गाजर में क्या प्रेजेंट है? कैरोटीन। मेज़ में क्या प्रेजेंट है? भुट्टे में क्या प्रेजेंट है? ल्यूटीन। ठीक, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? जो हमारे पास फ्रूट है उनको कलर देता है। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, यानी कोई कलर नहीं है, कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस। ये किसका काम करता है? ये स्टोरेज का काम करता है। ठीक, इसके 3 टाइप हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट यानी प्रोटीन लवक, इलाइलोप्लास्ट यानी ऑयल यानी तेल लवक, और यानी अमाइलोप्लास्ट यानी स्टार्च लवक। ठीक, तो इन तीनों के नाम ऐसे हो गए। अमाइलोप्लास्ट किसकी स्टोरेज करेगा? स्टार्च की। इलाइलोप्लास्ट ऑयल की। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन की। ठीक, अमाइलोप्लास्ट किस में होगा? पोटैटो में। इलाइलोप्लास्ट किस में होगा? कैस्टर। ठीक, और एल्यूरोप्लास्ट किस में होगा? बीन, ग्राम, इन सब में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की प्लास्टिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लास्टिड भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इसमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक, तो इसमें क्या है?
एक टाइप से थाइलेकॉइड को सिक्का कह सकते हैं, और उस सिक्के का अगर हमने वो बना दिया, पूरा स्टैंड बना दिया, वो पूरा इकट्ठे करके रख दिया, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्रेना। सिक्के को क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड। ठीक। और ये जो दो ग्रेना को कनेक्ट कर रही है, इन्हें क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लेमिली। ठीक। और ये जो स्पेस प्रेजेंट है, वहाँ जो खाली स्पेस थी माइटोकॉन्ड्रियम में, वहाँ क्या बोला था हमने? मैट्रिक्स। यहाँ क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। ठीक। ये इन सब का काम क्या होता है, ये हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही जान लो, सिर्फ स्ट्रक्चर ऊपर से। तो जो हमारे पास एक ग्रीन एल्गे है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, इसमें क्या होता है? एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक। क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल का यूकैरियोट है। ठीक। फंक्शनली तो ये क्या है? एक एल्गे है, लेकिन विटेकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने सारे जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट थे उन्हें किस में रखा? प्रोटिस्टा में। तो अगर कोई पूछे कि क्लेमाइडोमोनास किस में आता है, मतलब कौन से किंगडम में आता है, तो क्लेमाइडोमोनास किस में आएगा? किंगडम प्रोटिस्टा में। और फंक्शनली अगर उसके सारे फंक्शन वगैरह ये सब देखें तो वो कैसे बिहेव करता है? ग्रीन एल्गे की तरह, यानी प्लांट की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। मतलब क्या है इसका? कि इनके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, और हमने पढ़ा कि 70S राइबोसोम भी इनके पास होता है। तो ये क्या है? खुद को रेप्लिकेट करा सकते हैं। ठीक। खुद ही रेप्लिकेट हो सकते हैं। इनके पास सारी चीज़ें, डीएनए भी है, आरएनए भी है, और इन सब की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। दैट्स इट फॉर टुडे। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप नोट्स की PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू।